हेलो आदाब दोस्तों। मैं अमर बाबू। स्वागत है, वेलकम है, खैर मकदम है आपका प्यारा सा चैनल संघर्ष फ्यूचर क्लासेस में, जहां हम संघर्ष की ओर बढ़ते हुए ऑब्जेक्टिव्स पे आ गए हैं। जिसमें आज हम क्लास 12th के उर्दू के ऑब्जेक्टिव करेंगे, जिसमें कि ऑब्जेक्टिव कुल 70 ऑब्जेक्टिव करेंगे, और जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब इसको देख लें और फिर जब एग्ज़ाम होगी, एग्ज़ाम का क्वेश्चन से मिला है इंशाअल्लाह अज़ीज़, ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे। चलिए, टाइम को गवाते बिना अपना काम को शुरू करते हैं। आप सबसे पहले आप अपना प्यारा सा चैनल संघर्ष फ्यूचर क्लासेस को सपोर्ट दिखा दें। उसके बाद आते हैं पहला क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, आबिद ने आबिदा के सामने बोला, इसमें बोला क्या है? कह रहा आबिद ने आबिदा के सामने बोला, इसमें बोला क्या? ये पहला क्वेश्चन है कि आबिद ने आबिदा के सामने बोला, इसमें बोला क्या है? यहाँ जो मिटा हुआ यहाँ पे बोला लिखा हुआ, तो बोला यानी यहाँ काम हो रहा किसका? बोलने का। तो बोला क्या होगा? फाइल होगा, या इसमें होगा, या फेल होगा, या मफूल होगा? बताइए क्या होगा? इसका सही जवाब जो होगा फेल होगा। क्या होगा? फेल हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा आपका। क्योंकि फेल क्यों होगा? क्योंकि यहाँ बोला, बोला क्या एक वर्ब है, यानी क्रिया हो रहा है, यहाँ काम हो रहा है, और काम काम जो होता है उस काम को क्या कहते हैं? फेल कहते हैं। यहाँ पे आबिद ने आबिदा से कहा, यहाँ बोलने वाला फाइल कहलाएगा, और जिस पे असर पड़ेगा वो कौन कहलाएगा? वो क्या कहलाएगा? मफूल कहलाएगा। ठीक है, अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है, जेल में हर्फ निदा की निशानदेही कीजिए। जेल में हर्फ निदा की मिसाल कौन सी है? जेल में हर्फ निदा की मिसाल कौन सी है? यानी हमको ये पूछ रहा है, जेल में हर्फ निदा की मिसाल कौन सी है? इसमें कि पहला ऑप्शन है अकरम आओ, दूसरा ऑप्शन है अकरम जाओ, तीसरा ऑप्शन है अकरम इधर आओ, चौथा ऑप्शन है अकरम खाना खाओ। हर्फ निदा, सबसे पहले ये जान लीजिएगा हर्फ निदा होता क्या है। हर्फ निदा का मतलब क्या है? हर्फ निदा को कहते हैं पुकारने वाले को, जिसके जरिए पुकारा जाए, जिसके जरिए बताया किसी चीज़ को पुकारा जाए, उसका कहते हैं हर्फ निदा कहते हैं। आप पढ़े होंगे मुनादी, मुनादा और हर्फ निदा पढ़े होंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा, इसका सही जवाब जो हो जाएगा अकरम इधर आओ। अकरम इधर आओ इसका पूरा सही जवाब हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे बात किया जाए तो अकरम आओ, अकरम जाओ, यहाँ पे फेले अमर की बात हो रही है, यहाँ नहीं मतलब यहाँ हुक्म दिया जा रहा है। और जहाँ क्योंकि बात हर्फ निदा की है, हर्फ निदा में पुकारा जाता है। यहाँ आपको नहीं लग रहा है कि अकरम इधर आओ, यहाँ उसको हम पुकार रहे हैं कि अकरम इधर आओ। ठीक है, अब तीसरा सवाल है कि अव्वल की जमा क्या होगी? अव्वल की जमा क्या होगी? तो अव्वल की जमा क्या होगी आप बताइए। अवाइल, पहला ऑप्शन है अवाइल, दूसरा ऑप्शन है अवली, तीसरा ऑप्शन है अवलीन, चौथा ऑप्शन है अवलियत। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही सही जवाब हो जाएगा अवाइल। सही जवाब क्या हो जाएगा? अवाइल। इसके बाद अब आते हैं इसका तीसरा सवाल पे। तीसरा सवाल क्या है? कलमा नहीं, तीसरा सवाल है अव्वल की जमा क्या होगी? ये तीसरा सवाल में था। पहला ये, अब आते हैं चौथा सवाल पे। कहाँ पे आते हैं? चौथा सवाल क्या है? कलमा जामिद की मिसाल दीजिए। कलमा जामिद की मिसाल दीजिए। तो कलमा जामिद की मिसाल कौन सी होगी आप बताइए जल्दी। कलमा जामिद की मिसाल कौन सी होगी? पढ़ना होगा, कलमा जामिद की मिसाल कौन सी होगी बताइए। पढ़ना, या सुनना, या पहाड़, या लिखता है, या लिखता। बताइए कलमा जामिद क्या होता है? सबसे पहले ये जान लीजिए। कलमा जामिद का मतलब हुआ कि ऐसा लफ्ज जो किसी से ना बने और ना ही उससे कोई बने, उसे क्या कहते हैं? जामिद कहते हैं। या पढ़ना से बनना पढ़ने वाला, सुनना से बनना सुनने वाला, लिखना से लिखता से बनना है लिखने वाला। मगर है, बताइए आप, पहाड़ से कोई लफ्ज बन रहा है? नहीं बन रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? पहाड़ इसका सही जवाब हो जाएगा, जामिद हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसका पांचवा सवाल है, किस फेल में हाल और मुस्तकबिल दोनों ज़माना पाया जाता है? पांचवा सवाल क्या है? किस फेल में हाल और मुस्तकबिल दोनों ज़माना पाया जाता है? इसका पहला ऑप्शन है माजी,
दूसरा ऑप्शन है मुस्तकबिल, तीसरा ऑप्शन है हाल, चौथा ऑप्शन है मुजारे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फेले मुजारे। फेले मुजारे में क्या होता है, हाल और मुस्तकबिल दोनों की बात होती है, यानी आपका सही जवाब हो जाएगा फेले मुजारे। ठीक है, इसके बाद आप आते हैं छठा क्वेश्चन पे। छठा सवाल क्या है, योजनो मुंताले ने अपनी उम्र का बड़ा हिस्सा कहाँ गुजारा। योजनो मुंताले ने अपनी उम्र का बड़ा हिस्सा कहाँ पे गुजारा, इसका बात हो रहा है। तो पहला ऑप्शन की बात करें तो पहला ऑप्शन है जेनेवा, दूसरा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, तीसरा ऑप्शन है पेरिस, चौथा ऑप्शन है रोम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब इनमें से कोई नहीं। तो आप बताइए सर कि योजनो मुंताले अपनी उम्र का बड़ा हिस्सा कहाँ गुजारा था, इसका जवाब कमेंट्स में बताइए या हम ही बता दें। तो लीजिए हम ही बताते हैं कि इसका जो अपने ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा, अपनी उम्र का बड़ा हिस्सा जो गुजारा था फ्लोरेंस में गुजारा था। कहाँ पे गुजारा था, फ्लोरेंस में गुजारा था। अब आते हैं सातवां सवाल पे। सातवां सवाल है नज़म शब कदर के शायर कौन है। नज़म शब कदर के शायर कौन हैं। नज़म शब कदर के शायर कौन हैं। क्या पहला ऑप्शन है मोहम्मद हुसैन आज़ाद, दूसरा ऑप्शन है जोश, तीसरा ऑप्शन है हाली और चौथा ऑप्शन है अकबर इलाहाबादी। कौन, अकबर इलाहाबादी। आप बताइए कि इसका सही जवाब कौन सा होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नज़म शब कदर के जो शायर है वो कौन है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद। मोहम्मद हुसैन आज़ाद क्या हो गए, नज़म शब कदर के शायर हो जाएंगे। ठीक है, अब आपका आठवां सवाल है। आठवां सवाल है अमीर हनफी का इंतकाल कहाँ हुआ था। अमीर हनफी का इंतकाल कहाँ हुआ था। अब इसका जवाब बताइए, दिल्ली में हुआ था या इंदौर में हुआ था या लखनऊ में हुआ था या भोपाल में हुआ था। बताइए अमीर हनफी का इंतकाल कहाँ पे हुआ था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दिल्ली। क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा इसका क्या, दिल्ली में हुआ था। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, दिल्ली। नहीं, दिल्ली में इनका इंतकाल हुआ था। कहाँ पे हुआ था इसका इंतकाल, दिल्ली में हो गया था। अब आते हैं आप आठवां हो गया। आप नौवां सवाल में, नौवां सवाल क्या है, 9 नंबर का सवाल में अकबर इलाहाबादी ने अपनी नज़मों में किस तहजीब व तमद्दुन को तर्ज का निशाना बनाया है। कितना बेहतरीन सा सवाल है, आप ध्यान दीजिए, गौर की बात है। आज आप पढ़े होंगे चैप्टर को बड़े बेहतर तरीके से, तो आपसे ये सवाल चुटकियों में उड़ जाएगा, नहीं तो फिर फंस जाएंगे आप। तो इसमें क्या है, पहला ऑप्शन है अंग्रेज़ी, दूसरा ऑप्शन है अफ़गानी, तीसरा ऑप्शन है हिंदुस्तानी, चौथा ऑप्शन है ईरानी। आप बताइए कि कौन सा सवाल का, इस सवाल का जवाब सही होगा। तो इसका सवाल जो होगा अंग्रेज़ी, इस सवाल का जवाब क्या सही हो जाएगा, अंग्रेज़ी। क्या बोले, अकबर इलाहाबादी ने अपनी नज़मों में, क्योंकि अंग्रेज़ी में इसकी तारीफ़ की थी इसमें, यानी तारीफ़ नहीं बोला जाए तो तारीफ़ वो इस तौर से तंज के अंदाज में उसका तारीफ़ किया था, यानी कि वो उन्होंने बताया था कि कैसे लोग होते हैं ये लोग। उन्हें तंज करते हुए मीस की तारीफ की थी। वो मीस कहाँ की थी, कलिसा में मिली थी, जो कि एक अंग्रेजी में मेस थी, यानी अंग्रेजी में थी, उन्हें अंग्रेज थे। ठीक है, अब आते हैं 10वां सवाल पे। 10 नंबर में क्या है, मुतशायर के लफ्जी माने क्या है। देखिए कितना बेहतरीन सा सवाल फिर आपके नज़रों में पेश आया। ठीक है, मुतशायर के लफ्जी माने क्या, मुतशायर के लफ्जी माने, देखिए मुतशायर के लफ्जी माने बताइए, आप बताइए क्या होगा, असली शायर या नकली शायर, इनमें से कोई नहीं, या नकली शायर या मुब्तदी शायर। तो इसका सही जवाब क्या होगा, बोलिए। सही जवाब हो जाएगा नकली शायर। मुतशायर के माने होता है नकली शायर, यानी बनावटी शायर, जो कि बना हो, यानी वो दूसरे के कलाम को चुरा के दूसरे के कलाम को खरीद के पढ़ता हो, वो कहता है मुतशायर हो जाता है। ठीक है, इसके बाद अब आते हैं 11 नंबर पे। 11 नंबर का सवाल क्या है, आप खूबसूरत तरीके से पहले उसको देखिए क्या है, अजीज अहमद की तन्हाई का पुराना साथी कौन था। साथ साथ आप अपना भी पुराना साथी का नाम कमेंट में ज़रूर बताएंगे। इसमें जो पहला ऑप्शन है ट्रांजिस्टर, दूसरा ऑप्शन है नाविल, तीसरा ऑप्शन है टीवी, चौथा ऑप्शन है अखबार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, सही जवाब क्या हो जाएगा, ट्रांजिस्टर। सही जवाब क्या हो जाएगा,
ट्रांजिस्टर, इसका सही जवाब ट्रांजिस्टर हो जाएगा। नहीं, अजीज अहमद की तन्हाई का पुराना साथी कौन सा था? ट्रांजिस्टर था। ठीक है, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि चार मिश्रों पे चार मिश्रों पर मुश्तमिल सिंफ को क्या कहते हैं? नहीं, क्वेश्चन ये कह रहा था कि चार मिश्रों पर मुश्तमिल सिंफ को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कह रहा है मुसद्दस, ऑप्शन 2 कह रहा है गज़ल, ऑप्शन 3 कह रहा है रुबाई, ऑप्शन 4 कह रहा है कसीदा। देखिए, मुसद्दस जो होता है वो 6 मिश्रों पर मुश्तमिल सिंफ को कहते हैं, मुसद्दस कहते हैं। इसमें कि मतलब शायर की बात किया जाए तो आपको पूछ लिया जाए कि मतलब शायर की हैत क्या है, वहाँ पे आप मुसद्दस मानिए, क्योंकि वो 6 मिसरों पे मुश्तमिल नज्म है। ठीक है, लेकिन यहाँ चार के बारे में बात की तो चार मिसरों पे जो मुश्तमिल नज्म है उसको कहते हैं रबाई, रुबाई कहते हैं। क्या कहते हैं? रुबाई। अरबा मतलब चार होता है, आपको पता होगा, राबे पढ़े होंगे अरबी में, तो राबे की मतलब क्या होता है? चार, वहीं से आया रुबाई, यानी चार मिसरों पे जो नज्म होगा उसको रुबाई कहेंगे। ठीक है, अब आपका 13वां सवाल है कि खलवत की जिद क्या होगी? खलवत की जिद क्या होगी? देखिए कितना बेहतरीन सवाल है ये सवाल। देखिए आपको ये सवाल आपको इस बार एग्जाम में पूछा गया था, जो कि सेंटर एग्जाम, सेंटर एग्जाम ने अभी फर्स्ट एग्जाम जो लास्ट एग्जाम जो लिया गया था इसका 12th वाला का फर्स्ट एग्जाम होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसका पहला ऑप्शन है जहमत, दूसरा ऑप्शन है जाहिर, तीसरा ऑप्शन है रहमत, चौथा ऑप्शन है जलवत। तो खलवत की जिद क्या होगी? खलवत की जिद हो जाएगी जलवत। आप पढ़े होंगे खलवत से कहाँ, जलवत से कुरैसा। अब ये वाक्य पढ़े होंगे, इस जुमले को पढ़े होंगे आप, तो आपको याद होगा। ठीक है, आप फिर आते हैं 14 नंबर सवाल में। 14 नंबर सवाल कह रहा है क्या? गज़ल के आखिरी शेर। देखिए वाह, कितना खूबसूरत सवाल है। गज़ल के आखिरी शेर को क्या कहते हैं जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है? देखिए, उसको कता कहते हैं या शेर कहते हैं या मतला कहते हैं या मक्ता कहते हैं। ये तोड़ तोड़ के हम पढ़ा दिए हैं, इसमें कहीं फंसना नहीं चाहिए। गज़ल के आखिरी शेर जिसमें शायर का नाम आ जाए उसको क्या कहते हैं? मक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? मक्ता कहते हैं। मेरे से जो मक्ता कहते हैं। मतला फिर किसको कहेंगे? मतला, मतला गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं? मतला कहते हैं। पहले शेर जिसका कि इसमें लाजमन हम काफिया और हम रदीफ होते हैं, उसे मतला कहते हैं। फिर बोले सर जी मतला रदीफ क्या होता है? रदीफ पहले शेर के दोनों मिसरे बकिया साथ के सानी मिसरे के लास्ट में यानी अंतिम में आने वाले बार बार आने वाले लफ्ज़ को क्या कहते हैं? रदीफ कहते हैं। और काफिया जो आता है रदीफ से पहले आता है, मतलब उसका वजन सेम होता है, हम वजन का। ठीक है, बाकी इसके बारे में अलग से क्लास ले लिया जाएगा, रदीफ क्या होता है, काफिया क्या होता है, शेर कैसे कैसे करें। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए क्वेश्चन पे आते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है मुतशार के लफ्ज़ी माने क्या? देखिए क्वेश्चन रिपीटेड हो गया, रिपीटेड हुआ लेकिन ऑप्शन चेंज, लेकिन ऑप्शन चेंज क्या है? बनावटी शायर या रोमानी शायर या रवायती शायर या तहकीकी शायर। तो इसका सही जवाब आप जल्दी बताइए, सही जवाब क्या होगा इसका? सही जवाब हो जाएगा बनावटी शायर। क्या हो जाएगा सही जवाब? क्या हो जाएगा इसका? बनावटी शायर। बनावटी शायर हो जाएगा किसका सही जवाब? मुतशायर के माने बनावटी शायर। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं अब 16 नंबर पे। मौलाना आज़ाद के कितने खतूत आपके निसाब में शामिल हैं? कह रहा कि मौलाना आज़ाद के कितने खतूत आपके निसाब में शामिल है? अब बताइए कितने खतूत हैं? 24 है, 4 है, 3 है, 1 है या 3 है? बताइए आपके निसाब में। देखिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 24 खतूत लिखे। कुल कितने खतूत लिखे थे? 24 खतूत लिखे। और 24 के 24 खतूत किसको लिखे थे? सदीक़ मुकर्रम को लिखे थे, हबीबुर रहमान खान शेरवानी को लिखे थे। ठीक है, इसमें कि हमारे निसाब में 3 ही खतूत हमारे निशान में क्या है? शामिल है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? डी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं 17 नंबर पे क्वेश्चन। कह रहा है फसाने अजाइब क्या है? फसाने अजाइब क्या है बताइए? फसाने अजाइब पहला ऑप्शन है नाविल है, दूसरा ऑप्शन है मसनवी है, तीसरा ऑप्शन है अफसाना है, तो चौथा ऑप्शन है दास्तान है। तो फसाने अजाइब क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? दास्तान। सही जवाब क्या हो जाएगा? दास्तान। फसाने अजाइब क्या है? एक दास्तान है। ठीक है, देखिए मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिएगा तभी बनेगा क्वेश्चन, नहीं तो नहीं बनेगा।
समझ गए, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। तो 18 नंबर में क्वेश्चन है कि अली सरदार जाफरी उर्दू के किस अदबी तहरीक के नुमाइंदा शायर हैं। देखिए कितना बेहतरीन सा क्वेश्चन आ गया आपके सामने में, मजाक मजाक में ही बेहतरीन सा क्वेश्चन आ गया आपके सामने में। क्या, अली सरदार जाफरी उर्दू के किस अदबी तहरीक के नुमाइंदा शायर हैं। का पहला ऑप्शन है तरक्की पसंद तहरीक, दूसरा ऑप्शन है जदीदियत तहरीक, तीसरा ऑप्शन है अलीगढ़ तहरीक, चौथा ऑप्शन है डी। डी में क्या है, तरक्की पसंद तहरीक। डी में क्या है, तरक्की पसंद तहरीक। आप ये बताइए कि आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर क्या होगा, आप बताइए। बोलिए आंसर क्या होगा आपका, आपका राइट आंसर क्या होगा। आप अभी तक कमेंट नहीं किए तो लीजिए हम ही बता देते हैं, तरक्की पसंद अदबी तहरीक हो जाएगा। क्या कर रहा है, अली सरदार जाफरी का जाफरी किस अदबी तहरीक के नुमाइंदा शायर थे, तरक्की पसंद के अदबी तहरीक। ठीक है, आपका 19 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से जिलानी बानो के अफसाने का मजमुआ कौन सा है। इनमें से जिलानी बानो के अफसाने का मजमुआ कौन सा है। कह रहा कि इनमें से जिलानी बानो के अफसाने का मजमुआ कौन सा है, आप बताइए, बताएं क्या है। पहला ऑप्शन है दाना दाम, दूसरा ऑप्शन है रोशनी की मीनार, रोशनी की रफ्तार, तीसरा ऑप्शन है आँख मिचोली, चौथा ऑप्शन है रोशनी की मीनार। तो इसको आँख मिचोली है तो आँख कान को मुँह मूंद लीजिए, बाकी रोशनी की मीनार पर टिक मार दीजिए, रोशनी की मीनार पर टिक मार दीजिए। इसका आपका सही जवाब रोशनी के मीनार हो जाएगा। अब आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे। अब आते हैं कहाँ पे, 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन में क्या है, शफी जावेद किस सिंफ से वाबस्ता है। शफी जावेद, कह रहा है शफी जावेद किस सिंफ से वाबस्ता हैं। नंबर ऑप्शन एक में कह रहा है खाके से, दो में कह रहा है अफसाना से, तीसरा में कह रहा है शायरी से, चौथा में कह रहा है इंशाइया से। बताइए शफी जावेद किस सिंफ शफी जावेद किस सिंफ की शायर है। शफी जावेद आपका निशान में लिखा है भूले बिस्तर गीत। भूले बिस्तर गीत क्या है, एक अफसाना है। क्या है, एक अफसाना है, ना कि इंशाइया है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, अफसाना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा अफसाना। इसके बाद आते हैं सैयद सुलेमान नदवी की वफ़ात कहाँ हुई। लीजिए सैयद सुलेमान नदवी की वफ़ात कहाँ हुई, आप बताइए। इसमें क्या आपका पहला ऑप्शन है आजमगढ़, दूसरा ऑप्शन है लखनऊ, तीसरा ऑप्शन है कराची, चौथा ऑप्शन है लाहौर। जीरो से इसको टिक मार देना है सी में, इसमें सी में। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा सी। सही जवाब क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा आपका सही जवाब। ठीक है, इसके बाद आते हैं 22 नंबर पे क्वेश्चन क्या है, मुख्तसर अफसाने की दाग बेल का सरहार किसके सर है। मुख्तसर अफसाने की दाग बेल का सरहार किसके सर है, इसको आप बताएं। कौन, आप बताएं, प्रेमचंद्र या बेदी या सादत हुसैन मंटू या सज्जाद हैदर यल्दरिम। देखिए तो ये कितना बार बता चुके हैं आपको, इसका जो जवाब होगा सज्जाद हैदर यल्दरिम होगा। आंख का मून लीजिए, उसमें टिक मार दीजिए, बस यही आंसर होगा, जो बोल दिए वही होगा। ठीक है, अब 23 नंबर क्वेश्चन है। 23 नंबर सवाल में क्या है, 23 नंबर सवाल की बात करें तो योजना मुंताले का पहला शेरी मजमुआ कब शाये हुआ था। योजना मुंताले का पहला शेरी मजमुआ कब शाये हुआ था, इसको बताना है आपको। बताइए कि योजना मुंताले का जो है पहला शेरी मजमुआ कब शाये हुआ था, 1975 में या 1915 में या 1953 में, 1989 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1915 में। क्या हो जाएगा सही जवाब, 1915 में। देखिए उसका नाम क्या था बताइए, तो उसका नाम था OCD सेपिया। OCD सेपिया था, इसका नाम था OCD सेपिया। आप बता सकते हैं, नहीं बोलिए। उसका नाम था योजना मुंताले के पहला शेरी मजमुआ का नाम था OCD सेपिया। अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे, जाहिदा जेदी। जाहिदा जेदी की किस किताब से नज़म हम नहीं जानते मुंतखब किया गया। जाहिदा जेदी की किस किताब से नज़म हम नहीं जानते लिया गया, बताइए। ज़ेर हयात, कालम्स या इनमें से कोई नहीं, संगेजा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा संगेजा। क्या हो जाएगा, संगेजा से लिया गया है ये किताब को। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्या 25 नंबर में है,
नज़म मुतशायर के खालिक कौन है? नज़म मुतशायर के खालिक कौन है, आप बताइए। नज़म मुतशायर के लिखने वाले कौन है, इसका मतलब है अमीर हनफी है, हुजैन मुंताले है, या अकबर इलाहाबादी है, या ज़फ़र कमाली है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ज़फ़र कमाली। सही जवाब क्या हो जाएगा? ज़फ़र कमाली। अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? नज़म खेती हैत के एतबार से क्या है? नज़म खेती हैत के एतबार से क्या है, बताइए। आज़ाद नज़म है, या पाबंद नज़म है, या इनमें से कोई नहीं है, या ज़रीफ़ाना नज़म। इसका सही जवाब हो जाएगा आज़ाद नज़म है। क्या हो जाएगा? आज़ाद नज़म। नज़म खेती कैसी नज़म है? एक आज़ाद नज़म है। उसके बाद आते हैं इनमें से अमी हनफी का इंतकाल कब हुआ था? अमी हनफी का इंतकाल कब हुआ था? अब इसका जवाब बताइए। ऑप्शन ए होगा, या ऑप्शन बी होगा, या ऑप्शन सी होगा। ये आपकी जिम्मे में है, बताइए क्या होगा। जिसमें कि पहला ऑप्शन है 1988, दूसरा ऑप्शन है 1913, तीसरा ऑप्शन है 1915, चौथा ऑप्शन है 1955। चौथा ऑप्शन क्या है? 1955। आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा 1988। 1988। 1988 कहाँ पे? ऑप्शन ए में है। इसको धीरे से टिक मार देना, ठीक है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है अली सरदार जाफरी, है ना। अली सरदार जाफरी किस नज़म को हिंदू पाक की दोस्ती के नाम किया, बताइए। अली सरदार जाफरी ने किस नज़म को हिंदू पाक की दोस्ती का नाम किया? गुफ्तगू को, या खून की लकीर को, मेरा सफ़र को, एशिया जागोटा को। इन्होंने क्या किया था? खून की लकीर को क्या किया था? खून की लकीर नहीं, सॉरी, गुफ्तगू को। किसको? गुफ्तगू को इन्होंने हिंदू पाक की दोस्ती के नाम किया था, ठीक है। अब आइए अगला क्वेश्चन है अली सरदार जाफरी की अदबी ज़िंदगी का आगाज़ किससे हुआ? अली सरदार जाफरी की अदबी ज़िंदगी का आगाज़ किससे हुआ? यानी आपको ये बताना अली सरदार जाफरी की अदबी ज़िंदगी का आगाज़ किससे हुआ। पहला ऑप्शन है मजमून निगारी से, दूसरा ऑप्शन है खतूत निगारी से, तीसरा अफसाना निगारी से, और दास्तान निगार से। तो अली सरदार जाफरी का जो है अदबी ज़िंदगी का आगाज़ अफसाना निगारी से हुआ था, ठीक है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है नज़म अब्र करम के मुसन्निफ़ कौन है? नज़म अब्र करम के मुसन्निफ़ कौन है, आप बताइए। नज़म अब्र करम के मुसन्निफ़ कौन है? ज़फ़र कमाली, नज़ीर अकबर आबादी, हाली, मोहम्मद हुसैन आज़ाद। आप पढ़े होंगे किताब में आज़ाद की नज़म, आज़ाद की नज़म अब्र करम और हाली की नज़म बरखारुत पढ़े होंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आज़ाद की नज़म, यानी आज़ाद, मोहम्मद हुसैन आज़ाद इसका सही जवाब हो जाएगा। मोहम्मद हुसैन आज़ाद क्या हो जाएगा? मोहम्मद हुसैन आज़ाद, यानी मोहम्मद हुसैन आज़ाद इसका सही जवाब मार दीजिए। अब आते हैं अगला क्वेश्चन में। 31 नंबर में क्या है? 31 नंबर का क्वेश्चन है तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ कब हुआ था? तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1867, 1938, बी सी 1932, और 1936। आप बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1936 है। तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ कब हुआ था? 1936 में हुआ था। 1936 में हुआ था। इसके बाद 32 में अली सरदार जाफरी ने एक रिसाला निकाला था, उसका नाम क्या था? आप बताइए। अली सरदार जाफरी ने एक रिसाला भी निकाला था, उसका नाम क्या था? अल बलाग, मेरा सफ़र, अल हिलाल, गुफ्तगू। तो उसका सही जवाब हो जाएगा गुफ्तगू, यानी उन्होंने एक रिसाला निकाला था, इसका नाम क्या था? गुफ्तगू नाम था। रिसाला का नाम क्या था? गुफ्तगू नाम था। अब चलिए अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है अमीर हनफी को किस अदबी तहरीक से वाबस्ता मुअतबर शायर तस्लीम किया जाता है? पहला ऑप्शन है तरक्की पसंद तहरीक, दूसरा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, तीसरा ऑप्शन है जदीदियत तहरीक, चौथा ऑप्शन है रोमानी तहरीक। इसका सही जवाब हो जाएगा अमीर हनफी का जो है अमीर हनफी को अदबी तहरीक, जो किस अदबी तहरीक से मुअतबर शायर तस्लीम किया था, वो है जदीदियत तहरीक से। किससे? जदीदियत तहरीक से। या आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अमीर हनफी का ताल्लुक किस तहरीक से था, तो आपको धीरे से टिक मार देना है जदीदियत तहरीक में, जदीदियत तहरीक में। अगला क्वेश्चन है आपका कि रिसाला तहज़ीबुल अखलाक
किसने जारी किया? रिसाला तहज़ीबुल अखलाक किसने जारी किया? आप बताइए। इसका पहला सवाल है, पहला ऑप्शन है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, दूसरा ऑप्शन है मौलवी अब्दुल हक, मौलवी अब्दुल हक। इसके बाद है सी में है मौलाना हाली और डी में है सर सैयद अहमद खान। तो रिसाला तहज़ीबुल अखलाक किसने जारी किया? सर सैयद अहमद खान ने किया। इसमें आपको एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, पूछा जाएगा क्या उर्दू के फादर कौन है? तो आपको वहाँ पे बोलना है उर्दू का फादर जो है वो कौन है? उर्दू के फादर कौन हो जाएंगे? मौलवी अब्दुल हक हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? मौलवी अब्दुल हक हो जाएंगे। मौलवी अब्दुल हक हो जाएंगे। उर्दू के फादर कौन है? मौलवी अब्दुल। यानी आपको क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि बाबा उर्दू कौन है? बाबा उर्दू कौन है? तो आपको कहना है मौलवी अब्दुल हक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? गुब्बारे खातिर क्या है? अरे भाई, गुब्बारे खातिर के बारे में पूछे क्या है? खतूत है, ड्रामे हैं, अफसाना है, इंसाइया है। तो आपको वो तो पता होगा बचपन से ही क्या खतूत क्या है? वो खतूत है। क्या है? खतूत। गुब्बारे खातिर क्या है? खतूत है। ना ही अफसाना है ना ही ड्रामा है। ठीक है, ना ही अफसाना है ना ही ड्रामा, इसलिए ड्रामा भी नहीं करना है, पढ़ना सिर्फ। कह रहा है अब्बू किसका उर्फ है? अब्बू किसका उर्फ है? अब्बू किसका उर्फ है? बताइए, आप जल्दी बताइए। इब्राहिम सक्का का, शफी जावेद का, सलाम बिन रज़ा का या अब्दुल रऊफ का? अब बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा अब्बू जो है, इब्राहिम सक्का को प्यार से लोग अब्बू पुकारते थे। ठीक है, इसका तो सही जवाब हो जाएगा अब्बू हो जाएगा। कौन हो जाएगा? अब्बू हो जाएगा। इसके बाद शफी जावेद का पहला अफसाना कब शाये हुआ था? बात किया जाए तो शफी जावेद का पहला अफसाना कब शाये हुआ था? तो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए क्या है? 1984, ऑप्शन बी 2004, ऑप्शन सी 1953 और ऑप्शन डी है 1935। अब बताइए, शफी जावेद का जो पहला अफसाना कब शाये हुआ था? 1953 होना चाहिए। है ऑप्शन? जी हाँ है ऑप्शन। ऑप्शन क्या है? 1953। 1953, इसको धीरे से टिक मार देना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, शफी जावेद किस यूनिवर्सिटी से एमए किया था? शफी जावेद किस यूनिवर्सिटी से एमए किया था? आप बताइए, शफी जावेद ने किस यूनिवर्सिटी से एमए किया था? तो पटना यूनिवर्सिटी या बिहार यूनिवर्सिटी या भागलपुर यूनिवर्सिटी और चौथा ऑप्शन है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। आप बताइए कौन सा यूनिवर्सिटी से उन्होंने क्या किया था? एमए किया था। तो इसका सही जवाब कहाँ होगा? सही जवाब होगा पटना यूनिवर्सिटी या नहीं नहीं नहीं, इसका सही जवाब हो जाएगा पटना यूनिवर्सिटी। क्या हो जाएगा? सही जवाब क्या हो जाएगा? पटना यूनिवर्सिटी हो जाएगा। इसका शफी जावेद के बारे में बात कर रहा ना। और ये बताइए कि वो किस सब्जेक्ट में उन्होंने एमए किया था? उन्होंने समाजियात में एमए किया था। किसमें किया था? समाजियात में उन्होंने एमए किया था। अब आते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल है, मौलाना आज़ाद के कितने खतूत आपके निशान में शामिल हैं? देखिए, लग तो रहा है रिपीटेड क्वेश्चन है, फिर भी एक बार देख लेते हैं कि मौलाना आज़ाद क्या जो है, मौलाना आज़ाद के कितने खतूत आपके निशान में शामिल हैं? हमारे निशान में कितने? 3 खतूत शामिल हैं। ठीक है, बाकी सब दूसरा जगह यानी अगले क्लास में पढ़ेंगे। यानी हमारे जो 12th क्लास में 3 ही खतूत उनके शामिल हैं 24 में से। अगला क्वेश्चन है, सलाम बिन रज़ाक। सलाम बिन रज़ाक का पहला अफसाना कब शाये हुआ? सलाम बिन रज़ाक का पहला अफसाना 1978 में शाये हुआ, 1988 में या 1964 में या 1998 में? आप बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा? 1964 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 64 का। इसका जो पहला अफसानी मजमूआ था कब शाये हुआ था? पहला अफसाना 1964 में शाये हुआ था। अब आते हैं 41 क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या है? सलाम बिन रज़ाक सलाम बिन रज़ाक को साहित्य अकादमी का तर्जुमा अवार्ड कब मिला था? आप बताइए। ऑप्शन ए है 1998, ऑप्शन 2 है 1988, ऑप्शन 3 है 2004, ऑप्शन 4 है 1995। इसका सही जवाब हो जाएगा 1998। क्या हो जाएगा? 1998 को इन्होंने इसको क्या मिला था? साहित्य अकादमी तर्जुमा अवार्ड मिला था। साहित्य अकादमी तर्जुमा अवार्ड मिला था। अब अगला क्वेश्चन, और साहित्य अकादमी की बात किया तो उसको 2004 में था साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। ठीक है, शिकस्ता बुतों के दरमियान लिखने की वजह से मिला था। और ये जो मिला था इसको तर्जुमा करने की वजह से मिला था, तर्जुमा अवार्ड, जिसका नाम तर्जुमा अवार्ड पड़ा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, किस लफ्ज़ का माने खत
होता है, ये किस लफ्ज़ के माने खत होता है। इसमें उनको ऑप्शन दिया, पहला में मफ़हूम, दूसरा में मसनवी, तीसरा में मकतूब और चौथा में मजमून। अब ये बताइए कि मकतूब के माने क्या होता है। खत, मकतूब निकाली, जहाँ आप पढ़े होंगे मकतूब इलैह पढ़े होंगे, ठीक है, जिस पे खत लिखा है उसे मकतूब इलैह कहते हैं। सिर्फ सिद्दीक़ मुकर्रम हबीबुर रहमान खान शेरवानी यहाँ पे थे, मकतूब इलैह थे। अब अगला क्वेश्चन है, उर्दू हिंदी और उर्दू मुअल्ला का ताल्लुक किस सिनफ से है, आप ही बताइए। उर्दू हिंदी और उर्दू मुअल्ला क्या है, गालिब के खुतूत के दो मजमूए, ये क्या गज़ल होगा, अफसाना होगा, शाया होगा, खुतूत होगा। अरे भाई बोल दिया ना, खुतूत की दो मजमूए थे किसका, गालिब के, ये क्या हो जाएगा, खुतूत हो जाएगा, ठीक है, इसको टिक मार लीजिए। अब आते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल क्या है, मौलाना आज़ाद किस मुल्क में पैदा हुए थे। देखिए कैसा कैसा सवाल पूछ लिया जाता है। मौलाना आज़ाद किस मुल्क में पैदा हुए थे, बस सीधा सा जवाब इसका है, बताइए। पाकिस्तान, पाकिस्तान में, सऊदी अरब में, हिंदुस्तान में या बांग्लादेश में। नहीं, इसका बांग्लादेश में नहीं हुआ था, ना ही पाकिस्तान में हुआ था, कहाँ हुआ था, सऊदी अरब में हुआ था, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि शफी जावेद किस सिन्फ से वाबस्ता है। शफी जावेद किस सिन्फ से वाबस्ता है, तो इसका पहला ऑप्शन है खाका, दूसरा ऑप्शन है अफसाना, तीसरा ऑप्शन है शायरी, चौथा ऑप्शन है शायर। आप बताइए शफी जावेद, हमारे निशा में क्या लिखा है, शफी जावेद भूले विषय गीत मुस्लिम कौन है, शफी जावेद है। भूले विषय गीत लिखा नहीं, शफी जावेद क्या है, अफसाना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अफसाना। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, अफसाना। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल की बात किया जाए तो अगला सवाल है, मीर उमन की तस्नीफ गंज खूबी को किस किताब का तर्जुमा। मीर उमन की तस्नीफ गंज खूबी किस किताब का तर्जुमा है, इन्होंने यहाँ बताया। आप बताइए किस किताब का तर्जुमा है। संगे जहाँ का है, संगे जहाँ का है, पहला ऑप्शन बात करते हैं। पहला ऑप्शन है संगे जहाँ, दूसरा ऑप्शन है सियासतनामा, तीसरा ऑप्शन है गुलिस्तान, चौथा ऑप्शन है इख्तिलाफ मुस्लिम। आप बताइए मीर उमन की तस्नीफ गंज खूबी जो है किस किताब का तर्जुमा है, तो किस किताब का तर्जुमा है, इसका सही जवाब हो जाएगा इख्तिलाफ मुस्लिम। क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा इख्तिलाफ मुस्लिम हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या है, बागो बहार किस दरवेश की कहानी, बागो बहार किस दरवेश की कहानी से माखूज है। नहीं, कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। देखिए बागो बहार किस दरवेश की कहानी से माखूज है, तो बागो बहार बताइए आप, चौथे दरवेश है या पहले दरवेश है या दूसरे दरवेश है या तीसरे दरवेश है। इसका सही जवाब हो जाएगा चौथे दरवेश, चौथे दरवेश की कहानी से माखूज है, ठीक है। अब आते हैं इंशाया हिजरत में, इंशाया हिजरत में कह रहा है कि इंशाया हिजरत में मगरिब को किसकी अलामत करार दिया गया है, किसकी अलामत कहा गया है। ऑप्शन ए है गुलामी की अलामत, ऑप्शन दो है अमन की अलामत, ऑप्शन तीन है आज़ादी की अलामत, ऑप्शन चार है हिजरत। बताइए इसका सही जवाब हो जाएगा, सही जवाब क्या हो जाएगा, गुलामी की, क्या, गुलामी की अलामत हो जाएगा। इंशाया हिजरत में मुसन्निफ जो है वो मगरिब को गुलामी की अलामत करा दिया, ठीक है, यानी मगरिब की तरफ हिजरत करना यानी गुलामी करना के बराबर है। अगला सवाल है, उर्दू की पहली अदबी दास्तान की निशानदेही कीजिए। देखिए उर्दू की पहली अदबी दास्तान कौन सा, आप बताइए। बागो बहार है, फसान अजाइब है या फसान आज़ाद है या सब्र है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सब्र करते हुए। आप सब्र पर टिक मार दीजिए, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है, ज़रूर बेहतर होगा। सिर्फ मेहनत कीजिए, सिर्फ सब्र करने से नहीं होगा, मेहनत भी करना होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, 50 नंबर में क्वेश्चन है कि बागो बहार का ताल्लुक किस सिन्फ से, आप बताइए। अफसाना है, इंशाया है या नाविल है या दास्तान है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा फसाने। ये बागो बहार का ताल्लुक किस सिन्फ से, तो बागो बहार क्या है, एक दास्तान है। बागो बहार क्या है, एक दास्तान है। अगला क्वेश्चन क्या है, हिजरत क्या है, बताइए हिजरत क्या है, ये क्वेश्चन है पूछने वाला, बताइए ना। हिजरत का अफसाना है, शाया है, नाविल है, ड्रामा है। आप बताइए, क्वेश्चन है ना, क्या है, क्वेश्चन है, क्या है, क्वेश्चन है, बहुत टफ क्वेश्चन है।
تو یہ کیا آئے گا؟ انشائیہ ہو جائے گا، انشائیہ ہو جائے گا اس کا صحیح جواب، ٹھیک ہے۔ اب اگلا کوشچن پہ آتے ہیں۔ اگلا کوشچن ہے احمد جمال پاشا کہاں مدفون ہوئے تھے؟ اب یہ بتائیے۔ دیکھیے یہ پیدا ہوئے تھے کہاں اور مدفون کہاں ہوئے تھے، انتقال کہاں ہوئے تھے، یہ سب بات کرتے ہیں ابھی فی الحال کے لیے۔ پہلا کوشچن آپشن کیا ہے؟ دربھنگا، یعنی احمد جمال پاشا کہاں مدفون ہوئے تھے؟ دربھنگا، لکھنؤ، پٹنہ، سیوان۔ آپ بتائیے اس کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ سیوان، کیونکہ ان کا انتقال جو ہوا تھا پٹنہ میں ہوا تھا اور ان کا ایک دن کے بعد کیا ہوتا ہے اس کا سیوان میں موت ہوا۔ اور سیوان میں اس کا بات کیا جائے تو احمد جمال پاشا کا کون سا ریلیشن تھا سیوان سے؟ سیوان سے اس کا سسرال کا ریلیشن تھا۔ کس کا ریلیشن تھا؟ سسرال کا، ٹھیک ہے۔ اب بات کیا جائے وزیر اعلیٰ کا وفات کب ہوا تھا؟ وزیر اعلیٰ کی وفات کب ہوئی تھی؟ اس کا 53 نمبر میں کوشچن ہے۔ اس کا پہلا آپشن ہے 1982، دوسرا آپشن ہے ان میں سے کوئی نہیں، تیسرا آپشن ہے 1980، چوتھا آپشن ہے 1885۔ دیکھیے یہاں پہ آپشن کیا دیا ہوا؟ صحیح دیا ہوا۔ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ان میں سے کوئی نہیں، ان میں سے کوئی نہیں، کیونکہ وزیر اعلیٰ کی بات کیا جائے تو وزیر اعلیٰ کا جو انتقال ہوا تھا 2010 میں ہوا تھا۔ کب ہوا تھا؟ 2010 میں، اس کا انتقال 2010 میں ہوا تھا، اس کو آپ لوگ لکھ لیجیے گا۔ اگلا سوال ہے شبلی کی وفات کے بعد، شبلی کی وفات کے بعد، شبلی کی وفات کے بعد کر رہا ہے یہاں بات کر رہا ہے شبلی کی وفات کے بعد سید سلیمان ندوی نے ان کی کس کتاب کو، کس نامکمل تصنیف کو مکمل کیا تھا؟ بتائیے، سیرت النبی یا المامون یا سیرت العنمان، سیرت النعمان یا الفاروق؟ آپ بتائیے اس کا صحیح جو ہو جائے گا سیرت النبی، سیرت النبی کو انہوں نے پورا کیا تھا 7 جلدوں میں شائع کر کے اس کو تصنیف کتنے 6 جلدوں میں، کیونکہ ایک جلد ہے جو شبلی نعمانی صاحب لکھنے کے بعد ان کا انتقال ہوا تھا، اور 6 جلد کون لکھے تھے؟ سید سلیمان ندوی نے لکھے تھے، ٹھیک ہے۔ اب اگلا سوال پہ آتے ہیں۔ سید سلیمان ندوی کیا ہے؟ سید سلیمان ندوی کے والد کا نام کیا تھا؟ سید سلیمان ندوی کے والد کا نام کیا تھا؟ آپشن اے ہے سید ابو الحسن، آپشن 2 ہے انور معظم، آپشن 3 ہے خواجہ غلام حسن، اور آپشن 4 ہے سید محمد حسن۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا سید ابو الحسن۔ کون ہو جائے گا؟ سید ابو الحسن۔ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا سید ابو الحسن، سید ابو الحسن، سید ابو الحسن اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ اب آتے ہیں جیلانی بانو کے بارے میں۔ جیلانی بانو کی شادی کب ہوئی تھی؟ جیلانی بانو کی شادی کب ہوئی تھی؟ اس کا سوال ہے۔ اس کا آپشن میں ہے 1936، 1953 یا 2026 یا 1953، 1959۔ دیکھیے اس کا شادی جو ہوا تھا 1959 میں ہوتا، آپ لوگ کو پتا ہوگا 1959 میں شادی ہوا تھا، کس سے ہوتا؟ مشہور شخص جو تھا ڈاکٹر معظم سے شادی ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں اگلا کوشچن، کسے اردو میں سادہ نثر گوئی کا موجد کہا جاتا ہے؟ موجد کا مطلب ہوتا ہے ایجاد کرنے والا، نہیں کہا کہ سادہ نثر گوئی کو ایجاد کرنے والا کس کو کہتے ہیں؟ آپشن اے ہے میرومند دہلوی کو، آپشن بی ہے وزیر اعلیٰ کو، آپشن سی ہے جیلانی بانو کو، آپشن ڈی ہے احمد جمال پاشا کو۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا کون سی؟ میرومند دہلوی۔ کیا ہو جائے گا؟ میرومند دہلوی، یعنی میرومند دہلوی کو کیا کہتے ہیں؟ سادہ نثر گوئی کا، اردو میں سادہ نثر گوئی کا موجد کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگلا سوال پہ آتے ہیں۔ اگلا سوال کیا ہے؟ قصہ گوئی کی سب سے پرانی صنف کیا ہے؟ قصہ گوئی کی سب سے پرانی صنف کیا ہے؟ تو قصہ گوئی کی سب سے پرانی صنف کیا ہے؟ آپ بتائیے، افسانہ ہے یا انشائیہ ہے، داستان ہے یا ناول ہے؟ قصہ گوئی کی سب سے پرانی صنف کیا ہو جائے گا؟ صحیح ہو جائے گا داستان۔ کیا ہو جائے گا؟ داستان۔ قصہ گوئی کی سب سے پرانی صنف داستان ہے۔ اب 59 میں کوشچن ہے، کس داستان کو داستان اور ناول کے درمیانی کڑی تسلیم کیا جاتا ہے؟ دیکھیے کس داستان کو داستان اور ناول کی درمیانی کڑی تسلیم کیا جاتا ہے؟ وہ اس کا پہلا آپشن ہے فسانہ عجائب، دوسرا آپشن ہے رانی کیتکی کی کہانی، تیسرا آپشن ہے فسانہ آزاد، چوتھا آپشن ہے الف لیلا۔ اس کا صحیح جواب کیا ہوگا آپ بتائیے جلدی؟ اس کا فسانہ آزاد ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ فسانہ آزاد اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ داستان اور ناول کے بیچ کی درمیانی کڑی جو بنایا تھا وہ کس کو بنایا تھا؟ فسانہ آزاد کو مانا جاتا ہے۔ اگلا کوشچن ہے، کن کی ضرورتوں نے داستان کو استحکام بخشا؟ دیکھیے کوشچن کتنا آسان ہے،
किन की ज़रूरत है। आप किताब को जो डिटेल में पढ़े होंगे तो आपको ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, तो अच्छा से नहीं बनेगा। इनकी ज़रूरतों ने दास्तान को इस्तेहकाम बख्शा। इस्तेहकाम का मतलब होता है मजबूती। किसने बख्शा? और पहला ऑप्शन क्या है? लिसानी समाज, दूसरा ऑप्शन है जमाती जाति समाज, तीसरा ऑप्शन है मजहबी समाज, चौथा ऑप्शन है कबायली समाज। इसका 0 से टिक लगा दीजिए। ऑप्शन डी में क्या? कबायली समाज। कबायली समाज की ज़रूरतों ने दास्तान को क्या करा? इस्तेहकाम बख्शा। अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं, बस और थोड़ा सा ही बच गया। वजीर आगा, इस पे आएंगे। वजीर आगा की पैदाइश कब हुई थी? आप ये बताइए। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। वजीर आगा की पैदाइश कब हुई थी? 1922 में हुई थी, 1804 में हुई थी, 1900 में हुई थी, 1938 में हुई थी। इसका सही जवाब हो जाएगा 1922। क्या हो जाएगा? 1922। 1922 का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शेख सुलेमान नदवी अखबार अल हिलाल से कब जुड़े, कब वाबस्ता हुए? नहीं, वाबस्ता मतलब कब जुड़े वो। तो पहला ऑप्शन है 1912, दूसरा ऑप्शन है 1905, तीसरा ऑप्शन है 1911, चौथा ऑप्शन 1913। अब ये बताइए क्या होगा इसका सही? इसका सही जवाब हो जाएगा 1913। यानी शेख सुलेमान नदवी ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के अखबार जो अल हिलाल थे 1913 में क्या हुए थे? जुड़े थे। और 1912 में यह अखबार को शाये किया था कौन? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ना कि शेख सुलेमान नदवी। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, सैयद सुलेमान नदवी का इंतकाल कब हुआ था? सैयद सुलेमान नदवी का इंतकाल कब हुआ था? तो सैयद सुलेमान नदवी की बात करें तो 1955 में, 1958 में, 1953 में, 1956 में। इसका सही जवाब हो जाएगा 1953 में। सही जवाब क्या हो जाएगा? 1953 में। अब अगला सवाल है, कुरमा किस जबान का लफ्ज़ है? देखिए कुरमा किस जबान का लफ्ज़ है? देखिए एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन। कुरमा जो है किस जबान का लफ्ज़ है? बताइए, तुर्की है, हिंदी है, या अरबी है, या फारसी है? तो कुरमा किस जबान का लफ्ज़ है? तुर्की जबान का लफ्ज़। किस जबान का लफ्ज़ है? तुर्की जबान का लफ्ज़ है कुरमा। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, किस अदीब ने गैर मुरद्दिब गज़ल कहने का सिलसिला कायम किया? किस अदीब ने गैर मुरद्दिब गज़ल कहने का सिलसिला कायम किया, रिवाज कायम किया? तो आपका पहला ऑप्शन है अहमद जमाल पाशा, दूसरा ऑप्शन है सैयद सुलेमान नदवी, सैयद सुलेमान नदवी, तीसरा ऑप्शन है वजीर आगा, चौथा ऑप्शन है गालिब। आप बताइए कौन होगा? वजीर आगा होगा। कौन हो जाएगा? वजीर आगा ने गैर मुरद्दिब गज़ल कहने का रिवाज कायम किया। बोलेगा गैर मुरद्दिब गज़ल क्या होता है? ऐसा गज़ल जिसमें रदीफ ना हो, जिसमें रदीफ ना हो उसे गैर मुरद्दिब गज़ल कहते हैं। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं, सी पारा दिल किसकी तस्नीफ है? आप देखिए क्वेश्चन टफ नहीं है, मेहनत टफ लगता है। ठीक है। सी पारा दिल किसकी तस्नीफ है? सी पारा दिल की बात किया है तो वो ऑप्शन ए है वजीर आगा, ऑप्शन 2 है फरतुल्लाह बेग, ऑप्शन 3 है सैयद सुलेमान नदवी, ऑप्शन 4 है ख्वाजा हसन नज़ामी। तो सी पारा दिल किसकी तस्नीफ है? ख्वाजा हसन नज़ामी की तस्नीफ है। किसने? ख्वाजा हसन नज़ामी ने इस किताब को लिखा है। अब नाविल मिरतुल उरूज के मुसन्निफ कौन है? अब बताइए नाविल मिरतुल उरूज के मुसन्निफ कौन है? पहला ऑप्शन है फरतुल्लाह बेग, दूसरा ऑप्शन है प्रेमचंद्र, तीसरा ऑप्शन है डिप्टी नज़ीर अहमद, और चौथा ऑप्शन है कृष्ण चंद्र। इसका सही जवाब हो जाएगा डिप्टी नज़ीर अहमद, डिप्टी नज़ीर अहमद। अगला क्वेश्चन है आपका, नज़ीर अहमद किस मशहूर शख्सियत के शायर थे, के उस्ताद थे? नंबर 1 फरतुल्लाह बेग, नंबर 2 हसमतुल्लाह बेग, और नंबर 3 आजम अजीम बेग, नंबर 4 अब्दुल्ला बेग। अब देखिए इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा, सही जवाब जो हो जाएगा फरतुल्लाह बेग। क्या हो जाएगा? फरतुल्लाह बेग। अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला और सेकंड लास्ट क्वेश्चन, अगला और सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मिर्ज़ा फखरुल्लाह बेग की वफ़ात कब हुई? मिर्ज़ा फखरुल्लाह बेग की वफ़ात कब हुई? ऑप्शन ए है 1947, ऑप्शन बी है 1945 या 1950, ऑप्शन सी है 1945, ऑप्शन डी है 1948। इसका सही जवाब आंसर हो जाएगा, जो सही जवाब क्या आंसर होगा बताइए? 1947 हो जाएगा इसका सही जवाब। सही जवाब क्या होगा? 1947। अब लास्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन की बात किया जाए तो क्या है? नज़ीर अहमद का ताल्लुक किस सिंफ से था? नज़ीर अहमद का ताल्लुक किस सिंफ से है? ऑप्शन ए में है अफसाना, ऑप्शन बी में है नज़म, ऑप्शन सी में है खाका, और ऑप्शन डी में है नाविल। तो आप इसका जवाब कमेंट में बताएं। ठीक है, इसको हम नहीं बताएं क्योंकि एक तो प्लेट में खाना दी उसमें चबा के देंगे तो ठीक नहीं होगा। इसका जवाब आप कमेंट में बताएं, और हम देखना चाहेंगे कि आप पढ़ाई को लेकर कितना एक्टिव हैं,
कितना सीरियस हैं, जो कि इसका जवाब बता सकते हैं। ठीक है, इतना ही, शुक्रिया। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो दूसरों तक ज़रूर पहुंचाएं। दूसरों तक जो पहुंचाने का मकसद ये कि एरू गेरू नत्थु खैरू को नहीं, यानी जो पढ़ने के लायक है, जो पढ़ने के लायक है उसको ज़रूर पहुंचाएं। जो अभी जिसका बोर्ड है, 12th बोर्ड है, उसको ज़रूर पहुंचाएं ताकि उसको हेल्प मिल सके। ठीक है, बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। शुक्रिया।